जब रे वापस डंजन में कदम रखता है तो वह एक बात साफ कर देता है। वह अभी तक स्कल डीमन को ट्रेन नहीं कर सकता, तो उसके बजाय वह पहले एम्स का शिकार करता है। 1 स्लैश 1 स्टील और एक आइस नीडल स्किल उसकी हो जाती है। फिर वह चिल्लाती हुई क्रीचर को फायरबॉल से कोयला बना देता है। दूसरा इम्प डर के मारे जम जाता है जब तक स्कल डीमन उसे वापस समन नहीं कर लेता। रे को मजबूर करता है उससे दोबारा मारने के लिए, और बार बार सिर्फ इतने लेवल्स हासिल करने के लिए कि वह जिंदा रह सके। लेकिन असल मौत तब आता है जब रे लेवल 30 पर पहुंचता है और स्किल सिंथेसिस अनलॉक करता है। एक रिस्की मूव में वह आइस नीडल को फ्यूज करता है एक फायरबॉल के साथ और एक बिल्कुल नया अटैक बनाता है, एक फायर लांस। ये स्कल डीमन की माना बैरियर को चीर देता है, रे को ब्रेक थ्रू करने देता है, और एक ही पंच से वह आखिरकार डीमन की अपने डिफेंसेस चुरा लेता है। फिर तुरंत एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट चुरा लेता है। स्कल डीमन गिर जाता है, एक बड़ा हरा मैना स्टोन गिरता है। रे एक ही दिन में लेवल 33 पर पहुंच जाता है, लेकिन कुछ देर पहले वह ऐसा नहीं था। कुरोसाकी काई, एक डुअल कलर प्रोडिजी जिसे पर्पल किंग के नाम से जाना जाता है, उसकी छांव में उसका बड़ा भाई खड़ा है, हमारा एमसी रे, जो पूरा कलरलेस और मैजिकली इनर्ट है। रे अपने भाई की पार्टी में एक पोर्टर के रूप में उम्मीद से चिपका रहता है जब तक वह एक डंजन बॉस क्रोनोस, समय और अंतरिक्ष के देवता का सामना नहीं करते। अपने हाथ के एक इशारे से क्रोनोस आसानी से पूरी पार्टी को खत्म कर देता है, काई समेत, घिरा हुआ और निश्चित मौत का सामना करते हुए। रे की बेचैनी एक बंद मना की हुई शक्ति स्किल ड्रेन को अनलॉक करती है। स्किल ड्रेन अपने आखिरी विरोधी काम में वो क्रोनोस की अपनी रियलिटी वॉर्पिंग एबिलिटी रिवाइंड को चुरा लेता है। शक्ति का ये उफान घबराहट और पछतावे से भरा सिर्फ एक पाल को रिवाइंड नहीं करता, बल्कि रे को खुद समय में वापस भेज देता है। वो सालों पहले जगता है एक देवता की चुराई हुई शक्ति और एक तेज इरादे के साथ। इस बार वो अपनी किस्मत का खुद मालिक बनेगा। रे पूरी तरह से शॉक्ड है, और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उससे कुछ और ज्यादा शॉकिंग रियलाइज होता है। इन्वर्टेड कासल अभी भी सफेद है, जबकि उसे पूरा काला होना चाहिए था। लगता है इन्वर्टेड कासल 7 साल पहले तक पूरा सेफ्ड था, लेकिन वो धीरे धीरे काला होना शुरू हो गया, और जब वो पूरा काला हो गया तो वो दरवाजा खुल गया जिसने क्रोनोस को आजाद किया था। अचानक उसे एहसास होता है कि वो असल में रिवाइंड एबिलिटी क्रोनोस से चुराई थी ताकि खुद को पास्ट में वापस भेज सके। वो अपना फोन उठाता है ताकि एग्जैक्ट डेट कंफर्म कर सके, और उसे एहसास होता है कि वो 7 साल पहले वापस आ गया है। क्यूरियोसिटी से रे अपना स्टेटस विंडो खोलता है अपनी स्किल लिस्ट देखने के लिए, और शॉकिंगली रिवाइंड स्किल गायब है, लेकिन स्किल ड्रेन एबिलिटी अभी भी मौजूद है। भले ही रिवाइंड गायब है, रे फिर भी खुश है जो उसके पास बचा है, क्योंकि 10 साल तक उसे सिर्फ एक स्किल चाहिए थी, और क्योंकि उसके पास स्किल ड्रेन है वो फुलफिल्ड महसूस करता है। तभी उसके फोन पर रिमाइंडर आता है, उसे याद दिलेट हुए कि आज ही मेज एग्जाम है। रे फिर मेज एसोसिएशन HQ की तरफ जाता है जो मेजेस और डंजन कॉन्क्वेस्ट्स के मामलों को देखता है। वो नए लगने वाले हेडक्वार्टर्स में कदम रखता है, और इससे पहले कि वो एक ताज़ी सांस भी ले सके, उसे पीछे से कोई लड़का कलरलेस बुलाता हुआ सुनाई देता है। वो पलट कर देखता है कि वो लड़के गोतो और ओइक हैं, और वो दोनों उसके भाई के सबॉर्डिनेट्स हैं। वो वही लोग थे जो क्रोनोस के रूम में मरे थे। गोटो और ओइक रे का मजाक उड़ाते हैं कि वो दोबारा मेज एग्जाम देने हेडक्वार्टर्स आया है। वो उसे कहते हैं कि उसकी मेहनत बेकार है, क्योंकि वो कितनी भी बार टेस्ट दे ले वो हमेशा कलरलेस ही रहेगा। असल में ये पहली बार नहीं है कि रे ने मेज एग्जाम दिया है, लेकिन उसने बार बार एग्जाम दिया क्योंकि उसने हार नहीं मानी थी। उनके साथ टाइम वेस्ट करने के मूड में ना होकर वो उनके हाथ हटा देता है, उन्हें कहता है कि उससे अकेला छोड़ दें। कुछ देर बाद वो खुद को एग्जामिनर के ऑफिस में पता है, जहां वो एग्जामिनर हिनाता रेनर, जो एक B रैंक मेजर है, से मिलता है। हिनाता भी रे को बार बार देखकर थक चुकी है, और वह उसे कहती है कि अगर वह ऐसे ही कोशिश करता रहा तो आखिरकार अपनी जान गंवा देगा। रे हिनाटा को यकीन दिलाता है कि इस बार पहले से अलग होगा। हिनाटा के पास रे के साथ एग्जाम वेन्यू तक जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, और क्योंकि उसने कई बार एग्जाम दिया है उसे किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। लगता है उसे एग्जाम पास करने के लिए गॉब्लिन्स से 3 मैना स्टोन्स इकट्ठे करने हैं। जिन्होंने स्किल अवेकन की है उनके लिए यह आम तौर पर मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन रे हमेशा इसमें स्ट्रगल करता रहा है। पता चलता है कि उसी दिन एक शॉकिंग घटना भी हुई थी। लेवल 1 डंजन में एक खौफनाक मॉन्स्टर दिखा जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। जैसा रे एक्सपेक्ट कर रहा था वह मॉन्स्टर दूर से दिखाई दिया, पूरा डरावना लग रहा था। वह मॉन्स्टर एक रेड कैप गॉब्लिन निकला जो लेवल 37 का मॉन्स्टर है।
हिनाता ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और वह सोचने लगती है कि इतना खतरनाक कुछ इस डंजन में क्यों है। हिनाता अपनी तलवार निकालती है, रे को भागने के लिए कहती है ताकि वह उसे बचा सके, लेकिन रे जानता है कि लेवल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। रिग्रेस होने से पहले हिनाता मॉन्स्टर से हार गई थी क्योंकि वह रे को सुरक्षित रखने के लिए लड़ रही थी। हिनाता इतनी बुरी तरह जख्मी हुई कि उसे एक मेज के रूप में रिटायर होना पड़ा। रे ने खुद को ब्लेम किया क्योंकि उसकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से हिनाटा का मेज करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया था। लेकिन इस बार रे चीजें बदलने के लिए तैयार है। रे अपनी छोटी तलवार निकालता है और जैसे ही मॉन्स्टर उसकी तरफ लपकता है वह छोटी तलवार उस पर फेंक देता है। लगता है मॉन्स्टर के पास एक स्किल है जो उसकी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाती है, और जैसा रे ने एक्सपेक्ट किया था मॉन्स्टर ने तलवार को आसानी से मोड़ दिया। मॉन्स्टर रे की तरफ बढ़ता रहता है और रे उसके सर पर जोर से पंच मारता है। इससे मॉन्स्टर गुस्सा हो जाता है और जैसे ही वह रे को उसकी बेवकूफ़ी के लिए सजा देने वाला होता है, रे की पावर मॉन्स्टर से बॉडी एनहांसमेंट स्किल चुरा लेती है। आखिरकार रे के फिजिकल स्टैट्स को बेहतर बनाती है। गॉब्लिन शॉक में खड़ा हो जाता है, सोचता है कि वह इतना पावरलेस और बेकार क्यों महसूस कर रहा है जबकि वह अभी भी चीजें जोड़ रहा होता है। रे आसानी से मॉन्स्टर को सर से नीचे तक 2 हिस्सों में काट देता है। हिनाता हैरान रह जाती है जब उसे एहसास होता है कि रे ने रेड कैप को एक ही बार में हरा दिया। दूसरी तरफ रे अपनी स्किल ट्रेन एबिलिटी से हैरान है क्योंकि वह कितनी इंप्रेसिव है। वह खुशी में डूबा हुआ था जब हिनाता उसे वापस रियलिटी में लाती है, पूछती है कि उसने मॉन्स्टर को कैसे हराया। ये रियलाइज करते हुए कि उसके लिए ब्लैक स्किल्स के बारे में बताना बुरा हो सकता है, रे हिनाटा को कहता है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक था। हिनाता रे पर झूठ बोलने के लिए चिल्लाती है जब उसे एहसास होता है कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए क्योंकि एक एबनॉर्मल मॉन्स्टर अभी डंजन में आ गया है। हिनाता रे को कहती है कि इस घटना की रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स को करनी होगी। रे खुद के बारे में चिंतित है और वह हिनाता को याद दिलाता है कि उसे अभी 2 और माइनर स्टोन्स इकट्ठे करने हैं, लेकिन हिनाता उस पर चिल्लाती है, कहती है कि वह माइनर स्टोन्स के बारे में सोचने की गलत सिचुएशन में है क्योंकि यह खतरनाक है। जैसे किस्मत में लिखा था 2 रेगुलर गॉब्लिन्स दूर से दिखाई देते हैं और रे जल्दी से उनके सर काटकर उन्हें मार देता है। इससे हिनाटा और भी शॉक्ड हो जाती है, उसका मुंह खुला रह जाता है। रे फिर उन माइनर स्टोन्स को उठाता है जो गॉब्लिन्स ने गिराए थे। उस लड़की से पूछता है कि क्या वह उन्हें ले सकता है। हिनाटा उसके सवाल का जवाब देने के लिए इतनी हैरान है और मूक। कुछ देर बाद वह हेडक्वार्टर्स वापस लौटते हैं। इसके थोड़ी देर बाद हिनाटा रे के मेज लाइसेंस के साथ आती है। उसे ऑफिशियली मेज स्टेटस मिल गया है और उसे सी रैंक में रखा गया है। रे लाइसेंस उठाता है और हल्की सी मुस्कान देता है क्योंकि उसे यहाँ तक पहुँचने में काफी समय लगा था। हिनाटा उसे उन मैन स्टोन्स के एक्सचेंज की डिटेल्स भी दिखाती है जो उसने इकट्ठे किए थे। लगता है मैन स्टोन्स एक वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं जो CO2 एमिट नहीं करते। एनर्जी सोर्स होने के अलावा उन्हें एसोसिएशन को बेचा भी जा सकता है। रे को लगता है कि रेड कैप मॉन्स्टर जो ए रैंक का है को हराने से उसे अच्छी पेमेंट मिलेगी। वह पेमेंट डिटेल्स देखता है और वह वहां मौजूद भारी अमाउंट देखकर शौक से चीखने लगता है। गॉब्लिन्स को हराने के लिए उसे 1000 मिल रहे हैं, लेकिन रेड कैप अकेला उसे 3 मिलियन देता है। हिनाता उसे अभी अपना डिमोज ना खोने को कहती है क्योंकि उसने रेड कैप को हराया है। रे अभी भी हैरान है क्योंकि उसे कभी नहीं पता था कि मेजर्स इतने पैसे कमाते हैं, और हिनाटा उसे कहती है कि वह और भी कमा सकता है। इससे वह क्यूरियस हो जाता है और वह हिनाटा से डंजन्स के बारे में पूछता है। हिनाटा के साथ डिस्कशन के बाद रे एक सी रैंक डंजन की तरफ जाता है जो उसके लिए रिजर्व किया गया है। रे हैरत में रह जाता है क्योंकि पहले वो अकेला डंजन में एंटर नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी नई पावर के साथ वह कन्विंस है कि वह फ्यूचर बदल सकता है। जैसे ही वह डंजन में कदम रखने वाला होता है उसे अचानक माना हैंड नाम की स्किल से पकड़ लिया जाता है। रे फ्रस्ट्रेशन में पलटता है और उसे हैरानी होती है कि उसे गोटो और ओइक ने पकड़ा हुआ है। ओइक और गोटो उस पर मजाक उड़ाते हैं अकेला डंजन में एंटर करने की कोशिश करने के लिए, कहते हैं कि यह रूल्स के खिलाफ है। एक गुस्से वाले चेहरे के साथ रे उन दोनों को कहता है कि उसे परमिशन है क्योंकि उसने मेज एग्जामिनेशन पास कर लिया है। वह दोनों ये सुनकर हैरान होते हैं और वह अस्यूम करते हैं कि वह एक झूठा है। गोटो फिर रे के पास आता है और माना हैंड से उसका सर नीचे दबाता है, कहता है कि अगर वह सच में अवेकन हुआ है तो अपनी स्किल्स दिखाएं। लगता है माना हैंड एक स्किल है जो माना को ही फिजिकल प्रॉपर्टी में कंप्रेस करती है। एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट के साथ भी रे रियलाइज करता है कि वह असल में छूट नहीं सकता, लेकिन वह मुश्किल सिचुएशंस में हार मानने वालों में से नहीं है और वह गुस्से में गोटो को हेडबट मारता है। गोटो पीछे लड़खड़ाता है और उसी समय रे उसकी माना हैंड स्किल चुरा लेता है क्योंकि अब उसके पास माना हैंड है। जो गोटो ने उस पर रखा था वह आखिरकार डिसेबल हो जाता है।
उसके शरीर से एक जबरदस्त ब्लू ऑरा निकलता है। गोटो और ओइक को शॉक्ड करता है। रे माना हैंड को इस्तेमाल करने में देर नहीं करता। गोटो को उससे पकड़कर उसे ये मानने पर मजबूर करता है कि रे सच में एक अवेकेंड है। ओइक रे को उसका क्रेडिट देने से इनकार करता है और उस पर फायरबॉल से अटैक करने का डिसाइड करता है। रे एनहांसमेंट स्किल एक्टिवेट करता है और उसे फायर अटैक को काटने के लिए इस्तेमाल करता है। ओइक को शॉक्ड करता है। वह समझने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या हुआ जब रे उस तक एक ऐसे वॉर के साथ पहुंचता है जो उसे रूम के पार भेज देता है। गोटो शॉक्ड है यह देखकर कि रे बॉडी एनहांसमेंट भी इस्तेमाल कर सकता है और दर्द से तड़पते हुए ओइक रे से पूछता है कि क्या वह अब एक डुअल कलर्ड मेज है। रे बस नहीं कहता है और तभी उसकी ड्रेन स्किल ओइक के फायरबॉल भी चुरा लेती है। बेसिकली उसकी स्किल लिस्ट में एक और कलर जोड़ती है। ओइक का जबड़ा लगभग गिर जाता है ये देखकर, क्योंकि उसने कभी 3 कलर्स वाले मेज को नहीं देखा या सुना था। रे उस पर फायरबॉल फेंक कर दिखाता है कि वह कितना खतरनाक है। उसे लगभग अपनी पैंट गीली करने पर मजबूर करता है। रे फिर उनसे पूछता है कि क्या वह अभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह दोनों एक दूसरे को डर से देखते हैं इससे पहले कि अपनी दुम दबाकर भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद रे समझ जाता है कि काय खुश नहीं होगा अगर उसे बाद में पता चला कि क्या हुआ। बेसिकली वह काय का चमचा था और अगर उसे पता चला कि रे ने अपनी स्किल अवेकन की है तो वह जरूर उसे कुचलने आ जाएगा। काय पहले ही एक इम्प्रेसिव लेवल 50 पर पहुंच चुका है, जिससे वह मॉडर्न ईरा के सबसे स्ट्रॉन्ग मेजेस में से एक बन गया है। काय के अलावा रे समझ जाता है कि उसे उस डरावने डंजन के बारे में चिंतित होना होगा जो जल्दी ही खुलने वाला है। फ्यूचर की प्रॉब्लम्स के लिए खुद को तैयार करने के लिए रे जानता है कि उसे अपना लेवल जितना हो सके उतना बढ़ाना होगा और वह डंजन में कदम रखता है। लगता है लेवल स्ट्रेंथ की नींव है और लेवल अप करने से एक मेज नई स्किल सीख सकता है जो उसके टोटल माना पूल को बढ़ाती है। इससे एक मेज एक बार में जितना माना कंट्रोल कर सकता है वो भी बढ़ जाता है। रे डंजन में घूम रहा होता है जब उस पर अचानक लेवल 38 के फ्लेम विजर्ड ने हमला कर दिया। विजर्ड के चारों तरफ कई फायरबॉल्स हैं, जिससे रे डर जाता है क्योंकि वह सिर्फ एक फायरबॉल ही बना सकता है। विजर्ड ये सब लेवल्स के भारी अंतर की वजह से कर पाता है। विजर्ड अपनी फायरबॉल्स रे पर फेंकता है और भले ही वह सिर्फ एक को ब्लॉक कर पाता है, रे को दूसरी फायरबॉल्स को डॉज करने के लिए पोजीशन बदलनी पड़ती है। रे समझ जाता है कि वह मॉन्स्टर को सीधे टक्कर में नहीं हरा सकता, लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलती, वह यह है कि स्किल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा एक ओपनिंग होती है और रे इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। जैसे ही वह तेज स्पीड से विजर्ड की तरफ लपकता है, भले ही ओपनिंग सिर्फ 2 सेकंड की है, विजर्ड उस पल पूरी तरह से पावरलेस हो जाता है। रे विजर्ड को इतनी जोर से पंच मारता है कि वह हवा में उड़ता हुआ जाता है और इस प्रोसेस में उसकी फायरबॉल स्किल भी चुरा लेता है। विजर्ड धड़ाम से जमीन पर गिरता है और जब वह अपना अटैक छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि वह पावरलेस हो गया है। रे फिर उसे उसकी अपनी दवाई चखाता है, उस पर 5 फायरबॉल्स फेंक कर उसे इतनी भारी फायर पावर से घेर लेता है जो उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। एक बार विजर्ड के मरते ही रे को नोटिफिकेशंस मिलते हैं उसे बताते हुए कि वह लेवल अप हो गया है। वह रियलाइज करता है कि हायर लेवल मॉन्स्टर्स को हराने से ढेर सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। भले ही हायर रैंक्ड मॉन्स्टर्स से टक्कर लेना काफी मुश्किल है, रे समझ जाता है कि स्किल ड्रेन एबिलिटी उसे एक एज देती है। रे अपना स्टेटस विंडो चेक करता है यह देखने के लिए कि वह लेवल 12 पर पहुंच गया है। इससे रे अपने लिए लेवल 30 का स्टैंडर्ड सेट करता है। वह डंजन में आगे बढ़ना शुरू करता है, मॉन्स्टर्स को दाएं बाएं खत्म करता हुआ। बहुत जल्दी रे लेवल 27 पे पहुंच जाता है, लेकिन वह रियलाइज करता है कि वह पहले ही धीमा हो रहा है क्योंकि लेवल अप करना मुश्किल होता जा रहा है। रे समझ जाता है कि लेवल 30 तक पहुंचने के लिए उसे हायर लेवल के ओपोनेंट्स को हराना होगा। रे फिर डंजन के सबसे गहरे हिस्से में जाता है जहां उसे बॉस रूम मिलता है। रे ये पाकर खुश है क्योंकि यही वह परफेक्ट चीज है जो उसे चाहिए। रे दरवाजा खोलता है और जब वह रूम में कदम रखता है उसे 2 लेवल 30 एम्स और 1 लेवल 45 स्कल डीमन मिलते हैं। रे ये देखते ही कॉशियस हो जाता है, लेकिन वह समझ जाता है कि उनकी टेक्निक्स चुराने से उसे एज मिलेगी। रे स्कल डीमन की तरफ लपकता है, उस पर वार करने का निशाना लगाते हुए, लेकिन उसे हैरानी होती है मॉन्स्टर के चारों तरफ एक माना बैरियर है जो उसे अपनी स्किल ड्रेन एक्टिवेट करने से रोकती है। स्कल डीमन रे की तरफ चार्ज करके चीजें और मुश्किल बना देता है, लगभग उसका सर फाड़ देता है, लेकिन वह उसे डॉज करने में कामयाब रहता है। मॉन्स्टर से अचानक मिली एनर्जी के साथ रे समझ जाता है कि उसे मॉन्स्टर को हराने के लिए कुछ कारगर करना होगा, क्योंकि उसके पास अभी तक स्कल डीमन को ड्रेन करने की पावर नहीं है। वह इम्प्स के पीछे पड़ता है, वह एक इम्प को काट देता है, उससे आइस नीडल स्किल चुरा लेता है
उससे पहले कि वह उसे फायरबॉल से बारबेक्यू बना दे। दूसरा इम्प अपने दोस्त को आग की सजावट बनते देखता है, लेकिन मूव करने के लिए बहुत डरा हुआ है। अब आइस नीडल के साथ रे अपना ध्यान स्कल डीमन की तरफ करता है और उस पर आइस नीडल अटैक करता है। आखिरकार उसकी माना बैरियर को तोड़ देता है, लेकिन हारा हुआ इम्प स्कल डीमन की पावर की वजह से तुरंत रिजमन हो जाता है। भले ही यह रे के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेस है, वह शिकायत नहीं कर रहा क्योंकि इम्प्स को हराने से उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे और यही उसे चाहिए। वह इम्प को दोबारा मारता है जिससे उसे एक और लेवल अपग्रेड मिलता है। रीसेंट लेवल अपग्रेड की वजह से वह जितना माना कंट्रोल कर सकता है वह भी बढ़ जाता है। इसके अलावा वह एक नई एबिलिटी स्किल सिंथेसिस अनलॉक करता है। रे यह देखकर रिलीव्ड हो जाता है क्योंकि यही वह चाहता है। वह नए हासिल किए गए स्किल सिंथेसिस का इस्तेमाल करके आइस नीडल को कंबाइन करने में देर नहीं करता। फायरबॉल के साथ रेड और ब्लू स्किल्स मिलकर एक फायर लांस बनाती हैं जिसे रे स्कल डीमन की तरफ शूट करता है। स्कल डीमन अपनी माना बैरियर लगाता है जैसा कि आमतौर पर करता है, लेकिन फायर लांस उसे कमजोर कर देता है। रे को ब्रेक थ्रू करने और उस तक अपने पंच से पहुंचने का मौका देता है। स्कल डीमन को हिट करके वह उससे माना बैरियर चुरा पाता है, लेकिन वह वहीं नहीं रुकता। वह एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट भी चुरा लेता है, स्कल डीमन को पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और पावरलेस छोड़ते हुए। रे फिर बेरहमी से स्कल डीमन को खत्म करता है, उसकी छाती में फायर लांस घुसाकर उसे आग में गिरने के लिए। स्कल डीमन को मारने से एक बड़ा हरा माना स्टोन गिरता है और वह लेवल 28 से लेवल 33 तक जंप करता है। रे मुश्किल मॉन्स्टर को स्किल सिंथेसिस एबिलिटी की वजह से हराने के बाद चैन की सांस लेता है। लगता है यह एक एडवांस टेक्निक है जिसका मकसद और भी पावरफुल स्किल्स बनाना है, और यह लगभग लेवल 30 से अवेलेबल होती है। यही वह था जिसकी रे को उम्मीद थी और वह खुश है कि उसने सही समय पर इसे कर दिखाया। रे अपनी जीत का पल एंजॉय कर रहा होता है जब सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने लेवल रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है और स्किल ड्रेन के जरिए वह जितनी स्किल्स रिटेन कर सकता है वह बढ़ गई है। उसके स्किल स्लॉट्स 3 से 5 हो गए हैं और रे मुस्कुराता है क्योंकि वह जानता है कि अब चीजें उसके लिए और आसान हो जाएंगी। सब कुछ चेक करने के बाद वह डंजन से बाहर निकलता है और ग्रीन मैनस्टोन सबमिट करने के लिए हेडक्वार्टर्स की तरफ जाता है। हिनाटा हैरान रह जाती है जब उसे एहसास होता है कि रे ने स्कल डीमन को हराया है और एक ही दिन में लेवल 33 तक पहुंच गया है। रे घबराकर मुस्कुराता है, क्लेम करता है कि उसे सिर्फ लक मिला, लेकिन हिनाटा उसे बताती है कि एक ही दिन में लेवल 30 से आगे निकलना बिल्कुल सुना नहीं जाता। हिनाटा उसे बताती है कि उसके करंट लेवल के साथ वह बी रैंक मेज भी बन सकता है। तभी रे को पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है और उसके साथ एक खौफनाक ऑरा आता है। वह आवाज और किसी की नहीं, उसके भाई काय की है और काय को लगता है कि कोई गलती हुई है क्योंकि रे बी रैंक नहीं हो सकता। काय आगे कहता है कि रे एक कलरलेस लड़का है जिसमें बिल्कुल टैलेंट नहीं है। हिनाटा रे का बचाव करती है, कहती है कि उसने सच में रेड कैप और स्कल डीमन को हराया है। जैसे ही काय यह सुनता है वह 1 मिनट में गुस्सा हो जाता है, तुरंत रे पर अटैक करता है। वह उसकी छाती पर एक पावरफुल पंच मारता है। रे आसानी से उसे नए अक्वायर्ड माना गार्ड से ब्लॉक कर देता है, उस पर मुस्कुराते हुए और उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है। रे की उसके पंच को ब्लॉक करने की एबिलिटी से काय आखिरकार उस रूमर पर यकीन करता है कि उसके भाई ने स्किल्स के साथ अवेकन किया है, लेकिन काय इतना इम्प्रेस्ड नहीं है और वह रे को अपनी पीठ देखने को कहता है क्योंकि वह देखना चाहता है कि वह कितना कैपेबल है। हिनाटा नोटिस करती है कि काय केयरलेस बिहेव कर रहा है। उसे पूछने पर मजबूर होती है कि क्या वह लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। काय क्लेम करता है कि कोई इशू नहीं होगा अगर रे सच में बी रैंक है जैसा वह क्लेम करते हैं, जब तक कि वो सिर्फ एक झूठा मेज ना हो जो बी रैंक तक छुपकर पहुंच गया हो। रे समझ जाता है कि काय की डिमांड्स को रिजेक्ट करने से उसके लिए फ्यूचर में सिर्फ शर्मिंदगी और मुश्किल ही आएगी। रे फिर काय का चैलेंज एक्सेप्ट करने का डिसाइड करता है और ये काय को शॉक्ड करता है, लेकिन उसी समय उससे गुस्सा भी दिलाता है। वो दोनों फिर अपने डिफरेंसेस सेटल करने के लिए हेडक्वार्टर्स अरेना की तरफ जाते हैं। रे समझ जाता है कि उससे उस मना की क्वांटिटी के बारे में कॉशियस रहना होगा जो वो एक बार में कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट के खिलाफ जा रहा है। रे ये भी जानता है कि उससे हमेशा गार्ड पर रहना होगा क्योंकि उसका मैक्स कॉम्बो 3 बेसिक स्किल्स का है जबकि काय का 5 स्किल्स का। सिर्फ इन नंबर्स के साथ रे काफी श्योर है कि वो उससे हार जाएगा अगर वो उसे सीधे टक्कर देने की कोशिश करता है। फेयर बनाने के लिए रे समझ जाता है कि उससे कुछ स्पेशल लाना होगा। एक बार जब वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, रे आइस नीडल से अटैक करता है और काय फायरबॉल से जवाब देता है। दोनों अटैक बीच में टकराते हैं, एक तेज धमाका और धूल का बदल छोड़ते हुए।
इससे काई की नज़र कमज़ोर हो जाती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, रे बॉडी एनहांसमेंट के साथ उस तक पहुंच जाता है, उसे शॉक्ड करता है। काई हैरान है ये देखकर कि उसका भाई अब एक डुअल कलर विल्डर है। दूसरी तरफ रे काई के लिए बचे हुए स्किल माना की संख्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसने पहले ही एक इस्तेमाल कर लिया है। जैसे ही वो काई के करीब आता है, वो स्किल सिंथेसिस एक्टिवेट करता है फायर लांस बनाने के लिए। काई ये देखकर हैरान है, लेकिन ये बेसिकली उसे बताता है कि उसका भाई अब 3 कलर स्किल्स इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वो इसके बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। जैसे ही रे उस तक पहुंचने वाला होता है, काई उसे एक पावरफुल फायरबॉल से वेलकम करता है जो रे के फायर लांस को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे जमीन पर भेज देता है। रे का चेहरा डर से रोशन हो जाता है क्योंकि उसकी फायर लांस, जिसे इस्तेमाल करने में 2 स्किल्स के बराबर माना लगा था, एक सिंपल स्किल से आसानी से खत्म हो गई थी। काई अपने भाई का मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो 3 स्किल कलर्स इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो उससे कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो पूरी तरह से अलग लेवल पर है। रे को सही जगह पर रखने के लिए काई उस पर डेडली फायरबॉल्स फेंकता है। रे को फायरबॉल्स को डॉज करने की कोशिश करते हुए इधर उधर भगना पड़ता है जबकि वो फायर लांस भी बना रहा होता है। वो फायर लांस काई पर शूट करता है, लेकिन काई अपने यूजुअल फायरबॉल से जवाब देता है। काई की फायरबॉल तोड़ती हुई रे की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो तुरंत मना बैरियर लगाता है। लेकिन मना बैरियर काई की पावर से कंपेयर नहीं कर सकती और वो टूट जाती है, रे को दोबारा जमीन पर भेजती है। रे के जमीन पर होने के साथ काई उसकी तरफ चलता है, उसे कहता है कि वो इज्जत में अपना सर झुकाए और वो अब तक जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाएगा। वो चाहता है कि रे माने कि वो उसके कंपैरिजन में बेकार है। अंदर ही अंदर रे जानता है कि वो कैसे अपने छोटे मूव्स और आउटपुट के साथ नहीं जीत सकता, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है क्योंकि वो एक गुलाम की तरह जीता रहेगा। अपना नाम बनाने के लिए दृढ़ होकर वो खड़ा हो जाता है, काई पर चिल्लाता है कि वो उसके सामने कभी नहीं झुकेगा। काई ये देखकर गुस्सा हो जाता है और वो रे को कहता है कि उसे शायद यूज मारने पड़ेगा। काई तुरंत ओवरलॉक स्किल एक्टिवेट करता है जो बड़ी क्वांटिटी में मना कंज्यूम करती है, लेकिन एक बार में कंट्रोल किए जाने वाले मना की क्वांटिटी को डबल कर देती है। ओवरलॉक के साथ काई कई फायरबॉल्स कॉन्जर कर पाता है और वो कॉन्फिडेंशियली रे को कहता है कि वो एक राजा की पावर एक 10 कॉम्बो अटैक देखने वाला है। रे डर से गिर जाता है जब वो ये देखता है क्योंकि वो पावर को पहचानता है, क्योंकि ये काई का अल्टीमेट मूव है। बेसिकली वो एक ऐसा इंसान है जो अपने लेवल के दूसरों के कंपैरिजन में काफी मना इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यही वो था जिस पर रे बेट लगा रहा था और काई को इस्तेमाल करने की उम्मीद कर रहा था। रे काई की तरफ उछलता है और काई उसका मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या वो सोचता है कि वो हवा में उसके अटैक को डॉज कर सकता है। रे खुद को कई फायरबॉल्स से लड़ता हुआ पता है, लेकिन वो मना हैंड एक्टिवेट करता है। काई को शॉक करता है क्योंकि वो एक और स्किल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। रे जानता है कि काई कितना भी पावरफुल हो, वो कूलडाउन से बंधा हुआ है। वो फायरबॉल्स को डॉज करने में कामयाब रहता है और सही समय पर काई तक पहुंच जाता है। काई अपने कूलडाउन पीरियड में होता है जब रे उस तक पहुंचता है और वो उसके चेहरे पर पंच मारता है। रे का पंच इतना भारी है कि वो काई को अरेना के पार भेज देता है और उससे पंच मारकर रे उसकी ओवरलॉक स्किल भी चुरा लेता है। रे आउटकम से खुश है क्योंकि वो ओवरलॉक स्किल भी चुरा पाया। रे को लगता है कि उसने लड़ाई जीत ली है, लेकिन काई एक बिगड़े हुए चेहरे के साथ वापस खड़ा हो जाता है, रे को मारने की धमकी देता हुआ। तभी काई डीमन लांस स्किल निकालता है। रे को शॉक्ड करता है क्योंकि वो काई से अभी तक ये स्किल सीखने की एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लगता है ये काई की सबसे बड़ी स्किल है जो उसे पूरी तरह से खतरनाक बनाती है। रे देखता है कि लांस सीधा उसकी तरफ आ रही है, लेकिन उसके लगने से पहले रे रास्ते से हटने में कामयाब रहता है। रे को मानना पड़ता है कि लांस की स्पीड कुछ और ही है। रे आखिरकार रियलाइज करता है कि वो काई पर सिर्फ इसलिए वार कर पाया क्योंकि वो केयरलेस था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं क्योंकि काई सच में सीरियस हो गया है। रे खुद को अरेना में इधर उधर भगता हुआ पता है क्योंकि उसके और काई के बीच स्ट्रेंथ लेवल बहुत बढ़ गया है। अरेना में जो तबाही उसने मचाई है उसके बावजूद भी काई अभी तक खत्म नहीं हुआ है। रे अपनी फायर लांस से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन काई उसकी स्किल को डीमन लांस से ओवरपावर कर देता है। धमाके की लहर रे को सीधा दीवार में भेज देती है और वह दीवार से टकराते ही चिल्लाता है। काई उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि यही वजह है कि उसे पर्पल किंग कहा जाता है। रे के पास मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं है कि काई सच में सही है क्योंकि उसकी डीमन लांस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। काई दोबारा रे के ऊपर खड़ा होता है, उसे कहता है कि सिर्फ इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट ना हो क्योंकि वह कई स्किल्स इस्तेमाल कर सकता है। रे मानता है कि अपनी करंट स्टेट में वह काई का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसे अचानक एहसास होता है कि गेम बदल जाएगा अगर वह पर्पल स्किल का पोटेंशियल ढूंढ पाए।
लड़ाई से पहले उसकी सिंथेसिस की लिमिट 2 कलर्स की थी, लेकिन रे ओवरलॉक स्किल एक्टिवेट करके पूरी तरह से गेम बदल देता है। काई शॉक्ड है जब वह अपने भाई को ओवरलॉक स्किल इस्तेमाल करते देखता है, जैसे ये कुछ भी नहीं है। ओवरलॉक की वजह से उसकी माना कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई और वह स्किल सिंथेसिस अनलॉक करता है। रे मुस्कुराता है जब वो समझ जाता है कि उसने जैकपॉट मार दिया है, लेकिन काय चिंतित है क्योंकि उसे नहीं पता कि वह क्या बुरी स्कीम बना रहा है। तभी रे कुछ ऐसा करता है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया, और यह है 3 कलर्स को एक साथ कंबाइन करना। रे रेड स्किल को ब्लू स्किल में जोड़ता है और उस पर येलो स्किल भी मिला देता है। आखिरकार उसे ब्लैक मैना में बदल देता है। काय का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बेसिकली मौजूद माना कलर्स रेड, येलो और ब्लू हैं। रे को हमेशा बताया गया था कि उसकी इन 3 कलर्स के लिए कोई एफिनिटी नहीं है, लेकिन उन्हें नहीं पता वह सब गलत हैं। रे पूरी तरह से अलग और रेयर ब्रीड है क्योंकि वह एक डार्क मेज है जिसका मेजेस के इतिहास में कभी जिक्र नहीं हुआ। 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ रे एबिस फ्लेम बनाता है जो सच में डेडली लगती है। काय को डर घेर लेता है और वह घबराहट में रे पर डीमन लांस लॉन्च करता है, उस पर चिल्लाता है कि दूर रहे। रे लांस को देखता है और एबिस फायरबॉल उस पर फेंकता है, उसे एक पल में कुचल देता है। एक बार डीमन लांस रास्ते से हटने के बाद रे काय की तरफ भागता है। जैसे ही वह आग का एक और गोला तैयार करता है, काय हार मानने को तैयार नहीं है और वह रे के अटैक की तैयारी में एक और जायंट डीमन लांस समन करता है। काय अपनी डीमन लांस लॉन्च करता है और रे फायरबॉल के साथ उसे बीच में मिलता है। रे की फायरबॉल डीमन लांस को ओवरपावर कर देती है और उसे कंज्यूम कर लेती है। एक बड़ा धमाका छोड़ती है जो काय को नॉकआउट कर देता है। रे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता जब वह हैरानी में जमीन पर गिरता है कि उसने आखिरकार काय को हरा दिया है। सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, उसे बताती है कि उसने एबिस फ्लेम हासिल कर ली है, सब स्किल सिंथेसिस की वजह से। कुछ देर बाद हिनाटा पूरी शौक में रे के पास आती है। उसे पूछती है कि उसने अभी कौन सी स्किल इस्तेमाल की। रे पहले ही इसके बारे में चिंतित है क्योंकि वह जानता है कि वह अपनी स्किल और स्ट्रेंथ को हमेशा के लिए छुपा नहीं सकता। रे एक कूल डूड की तरह बिहेव करता है और अपनी स्किल दिखाता है, कहता है कि यह एक ब्लैक स्किल लगती है। इससे हिनाटा के शरीर में शौक की लहर दौड़ जाती है क्योंकि रे पहला ब्लैक स्किल यूजर है। रे फिर उसे पूछता है कि क्या उसे अपनी स्किल की नेचर एसोसिएशन को रिपोर्ट करना जरूरी है क्योंकि वह इससे उनके बीच एक राज रखना चाहेगा। हिनाटा यह सुनकर हैरान है और वह रे को कहती है कि वह एक मौका छोड़ रहा है। रे सोचता है कि वह कौन सा मौका छोड़ रहा है और हिनाटा उसे याद दिलाती है कि हर कलर में सबसे स्ट्रॉन्ग मेज को हमेशा किंग का टाइटल दिया जाता है, जिसका बेसिकली मतलब है कि वह ब्लैक किंग है क्योंकि कोई और नहीं है। रे गहरी सोच में पड़ता है और भले ही ऑफर टेम्पटिंग है, वह हिनाटा को कहता है कि उसे अभी वह नहीं चाहिए। रे जानता है कि वह अभी भी कमजोर है जो एक किंग को शोभा नहीं देता। तभी उसे याद आता है कि उसका भाई अभी भी अरीना में बेहोश पड़ा है और वह हिनाटा से पूछता है कि क्या वह ठीक हो जाएगा। हिनाटा उसे बताती है कि काय किंग्स में से एक है और वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा, भले ही वह बुरी तरह जख्मी है। फिर भी हिनाटा उसे मेडिकल रूम ले जाने का प्लान करती है। अचानक उन्हें फोन पर एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन मिलती है और जब वह चेक करता है, उसे एहसास होता है कि आइकबुकुरो पार्क के वेस्टर्न एंट्रेंस पर एक डंजन दिखा है और उसमें एंटर करने के लिए रिकमेंडेड मेज लेवल 70 है। हिनाटा यह देखकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन रे को पहले ही इसकी उम्मीद थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ था। ये एक लेवल 70 डंजन है जबकि ज्यादातर किंग्स अभी भी लेवल 50 पर हैं और डंजन के दिखने के पहले हफ्ते में किंग्स को एहसास हुआ कि वह कितने कमजोर थे। इस वजह से उन्होंने आइकबुकुरो डंजन को छोड़ दिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता ये एक ट्रेजेडी की शुरुआत है। लगता है डंजन में एक डंजन कोलैप्स हो गया क्योंकि एक डंजन को एक टाइम फ्रेम में कॉन्कर करना जरूरी होता है, वरना मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगेंगे। आइकबुकुरो डंजन पहला डंजन था जहां डंजन आउटब्रेक हुआ था। मॉन्स्टर्स के दिखने से कई मौतें हुई, टोक्यो शहर मॉन्स्टर्स से घिर गया। बदले में बहुत से लोग मरे क्योंकि सड़कों पर रेड करने वाले मॉन्स्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। लेकिन रे इस ट्रेजेडी को दोबारा होने से रोकने के लिए तैयार है, चाहे कुछ भी हो। हिनाटा का बैलेंस लगभग बिगड़ जाता है जब रे उसे डंजन कॉन्कर करने का अपना प्लान बताता है। हिनाटा उसे बताने की कोशिश करती है कि डंजन कितना खतरनाक है, भले ही वह काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा सिर्फ ए रैंक मेजर्स को डंजन में एंटर करने की परमिशन है क्योंकि रिकमेंडेशन लेवल 50 से बहुत ऊपर है। क्योंकि डंजन आउटब्रेक से पहले थोड़ा समय है, रे कंफर्म करता है कि क्या ए रैंक प्रमोशन एग्जाम अभी भी अगले हफ्ते है और हिनाटा हाँ कहती है। क्योंकि ऐसा है, रे हिनाटा को अपना प्लान बताता है कि वह अगले एग्जामिनेशन तक ए रैंक तक पहुंच जाएगा। हिनाटा ये सुनकर और भी सरप्राइज्ड हो जाती है,
लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि रे अपनी स्किल्स के साथ एग्जाम पास कर सकता है। लेकिन वह ऐसे बोलती है जैसे कोई प्रॉब्लम हो, और रे उसे पूछता है कि क्या है। हिनाता फिर उसे बताती है कि ए रैंक प्रमोशन टेस्ट देने के लिए उसे पहले एक बी रैंक डंजन को एक पार्टी के साथ क्लियर करना होगा। इसका बेसिकली मतलब है कि उसे एक पार्टी बनानी होगी और एक बी रैंक डंजन क्लियर करना होगा, और रे ये पूरी तरह से भूल गया था। रे अपना फ़ोन चेक करता है और उसे सिर्फ बेकार मैसेजेस दिखते हैं जिसमें लोग उसे कहते हैं कि वह उसके साथ पार्टी नहीं बनाएंगे क्योंकि उसे हफ्ते खत्म होने से पहले एक बी रैंक डंजन क्लियर करना है। रे जानता है कि वह मुश्किल पोजीशन में है क्योंकि अकेला क्लियर करना मुश्किल है। रे अपना दिमाग खपाता रहता है, सोचता है कि अपनी इस मुश्किल सिचुएशन से निकलने के लिए वह क्या कर सकता है। तभी उसे कुछ मेजर्स अपने कॉलीग को कमज़ोर होने के लिए डांटते हुए सुनाई देते हैं। ये रे को चुभ जाता है, जिसे याद आता है कि उसके साथ हमेशा कचरे जैसा बर्ताव किया जाता था, बिल्कुल एक आउटकास्ट की तरह। लगता है लड़की का नाम इचिनोस आया है और उसके कॉलीग्स बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे और उसे डेड वेट कह रहे हैं। जैसे ही रे आया का नाम सुनता है उसे कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट याद आता है। पता चलता है कि आया फ्यूचर में स्कारलेट किंग के नाम से जानी जाएगी, लेकिन करंट समय में वह एक इनकॉम्पिटेंट मेज के रूप में जानी जाती है। भले ही वह कमज़ोर है, रे डिसअपॉइंटेड है कि उसके पार्टी मेंबर्स उसके साथ कचरे जैसा बर्ताव कर रहे हैं। आया अपने टीम मेंबर्स को बताने की कोशिश करती है कि वह पार्टी से निकाली नहीं जा सकती क्योंकि वह अपनी बहन के मेडिकल बिल्स नहीं भर पाएगी। वह प्रॉमिस करती है कि अगली बार जब वह डंजन में एंटर करेंगे तो वह बेहतर करेगी, और पार्टी लीडर उसे कहती है कि वह इंतज़ार करेगी ये देखने के लिए कि वह उस दिन की रेड में क्या कर सकती है। वह आया को बताती है कि अगर उसने गड़बड़ की तो वह टीम से पक्का बाहर हो जाएगी, और आया घबराकर इस बात पर सहमत हो जाती है। आया और उसकी टीम फिर एक डंजन में जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रे चिंतित है कि चीज़ें शायद ठीक ना हो। रे जानता है कि वह आने वाले सालों में स्कारलेट किंग बन जाएगी, लेकिन उसने उससे पहले कई मुश्किलें झेली थीं। रे को याद आता है कि लगभग इस समय वह एक खास इंसिडेंट में इन्वॉल्व थी। लगता है वह एक बॉस बैटल के दौरान बुरी तरह जख्मी हो गई थी और सालों तक कोमा में चली गई थी। अचानक रे को एहसास होता है कि वह इंसिडेंट शायद आज ही का दिन हो, भले ही रे इसके बारे में श्योर नहीं है। वह देख सकता था कि आया बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। उसके साथ कुछ बुरा होने से रोकने के लिए रे डिसाइड करता है कि उसे बीच में आना होगा। इसी बीच आया और उसकी टीम का सामना डंजन बॉस डोलाहन से हुआ है, एक लेवल 45 मॉन्स्टर। अचानक पार्टी लीडर कुछ बहुत अजीब करती है और वह आया को मॉन्स्टर की रेंज में धकेल देती है ताकि उसे बेट के रूप में इस्तेमाल कर सके। वह आया को कहती है कि मॉन्स्टर से अकेला लड़े, और आया उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वह अकेला मॉन्स्टर से नहीं जीत सकती। पार्टी लीडर फिर आया को कहती है कि अगर वह बॉस मॉन्स्टर से अकेला नहीं लड़ सकती तो उसे निकाल दिया जाएगा। आया पार्टी लीडर की डिमांड से मजबूर हो जाती है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि जो कुछ भी वह कर रही है अपनी बहन के लिए है। पार्टी मजाक में देखती है जब आया बॉस की तरफ चलती है और उस पर एक फायरबॉल फेंकती है। आया की फायरबॉल टारगेट को लगती है, लेकिन मॉन्स्टर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। आया घबरा जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसका वार मॉन्स्टर के खिलाफ बेकार था। अचानक डुलाहन उसकी तरफ लपकता है, अपनी बड़ी तलवार से उसे मारने के लिए तैयार। तलवार उसके बिल्कुल सामने लगती है, जिससे एक बड़ी लहर पैदा होती है जो ज़मीन को तोड़ देती है और उसे ज़मीन पर फेंक देती है। पचीटे ज़मीन पर गिर जाती है, पूरी तरह से मॉन्स्टर के रहम पर। मॉन्स्टर उसे ख़त्म करने वाला होता है जब रे सीन पर आता है और अपनी एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट की मदद से वह मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक करता है। आया शॉक्ड है जब वह अपने सामने एक सेवियर को देखती है जो उसे मरने से रोकता है। रे अपनी पूरी ताकत लगाता है अटैक को पीछे धकेलने के लिए और वह मॉन्स्टर को पीछे धकेल देता है। आया हैरत में रह जाती है और रे पलटकर देखता है कि क्या वह ठीक है। पार्टी मेंबर्स खुश नहीं है कि कोई अनजान आदमी आकर उनका प्लान बर्बाद कर गया। वह जानते हैं कि डुलाहन एक डरावना मॉन्स्टर है जिसका वजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन रे ने उसे ऐसे धकेल दिया जैसे वह कुछ भी ना हो। तभी डुलाहन वापस अपने पैरों पर खड़ा होता है और एक जोर से दहाड़ छोड़ता है जो रूम के हर कोने तक पहुंचती है। रे को हैरानी नहीं होती कि मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है, क्योंकि डुलाहन का आर्मर ऑब्वियसली एक स्ट्रेंथनिंग स्किल से एनहांस्ड है जो रेगुलर अटैक्स को उसके खिलाफ पूरी तरह से बेकार बना देता है। क्योंकि ऐसा है, रे स्किल को चुराने और उसे नलीफाई करने का डिसाइड करता है। रे सब कुछ रिस्क पे डाल देता है और मॉन्स्टर की तरफ लपकता है उसे छूने की कोशिश करने के लिए। वह मॉन्स्टर को छूने में कामयाब रहता है और स्किल ड्रेन एक्टिवेट करता है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि स्किल एक्टिवेट नहीं हो रही। रे को पीछे कूदना पड़ता है इससे पहले कि वह मॉन्स्टर से 2 हिस्सों में काट दिया जाए।
रे वापस आया के पास आता है और वह उसे पूछती है कि क्या वह ठीक है। रे उसे बताता है कि वह ठीक है क्योंकि उसने मॉन्स्टर के अटैक को अपनी तलवार से ब्लॉक कर लिया। रे आखिरकार समझ जाता है कि डुलाहन का आर्मर उसका एक्सटर्नल पार्ट है और स्किल ट्रेन को काम करने के लिए उसे उसके बॉडी के इंटरनल पार्ट को छूना होगा। डेथ है। तभी डुलाहन अपनी तलवार जमीन पर पटकता है, उससे एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट रिलीज करता है। रे अपनी माना बैरियर उठाता है और आया पर चिल्लाता है कि वह उसके पीछे रहे ताकि उसे लगे नहीं। रे की माना बैरियर आने वाले अटैक को सक्सेसफुली ब्लॉक करती है, लेकिन अटैक की लहर पार्टी मेंबर्स को कागजों की तरह हवा में उड़ा देती है। सिर्फ पार्टी लीडर खड़ी रहती है और वह गुस्से में मॉन्स्टर पर आइस लैंस लॉन्च करती है। सरप्राइजिंगली डुलाहन अटैक को ब्लॉक करता है और एक काउंटर अटैक से जवाब देता है जिसे लड़की डॉज नहीं कर पाई। वह खुद को दीवार में फेंकी हुई पाती है क्योंकि आइस लैंस डुलाहन के खिलाफ बेकार थी। रे समझ जाता है कि उसे एक ऐसी स्किल चाहिए जो मॉन्स्टर की स्ट्रेंथनिंग स्किल से परे हो। रे अपनी एबिस फ्लेम इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है और वह देर नहीं करता एक ब्लैक फायरबॉल बनाने में। आया को शॉक्ड करता हुआ रे ब्लैक फ्लेम को सीधा मॉन्स्टर पर फेंकता है और डुलाहन भी अपनी एनर्जी वेव रे के रास्ते में भेज देता है। दोनों अटैक बीच में मिलते हैं, लेकिन रे की फ्लेम इतनी पावरफुल है और वह डुलाहन के एनर्जी ब्लास्ट को ओवर पावर कर देती है। ब्लैक फ्लेम डुलाहन तक पहुंच जाती है इससे पहले कि उसे कुछ करने का मौका मिले और वह आग में घिर जाता है। रे मॉन्स्टर के मूवमेंट्स को माना हैंड से रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि ब्लैक फ्लेम अपना काम ठीक से कर सके। ये डुलाहन के पास जो भी आर्मर स्ट्रेंथनिंग स्किल है उसे जलाने के लिए काफ़ी है और वह ब्लैक फ्लेम की ज़बरदस्त पावर से धूल में मिल जाता है। डुलाहन के मरते ही उसे एक बड़ा ग्रीन मैनस्टोन गिरता है, लेकिन आया रे के पास जो अमेजिंग पावर है उसके बारे में ज़्यादा चिंतित है। वह पूरी तरह से इम्प्रेस्ड है कि उसने मॉन्स्टर को एक ही वार में कैसे मार दिया और वह घबराकर रे को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। रे मुस्कुराता है जब वह लड़की को कहता है कि वह बस खुश है कि वह ठीक है। अंदर ही अंदर रे सच में खुश है कि उसने आया को मरने से बचा लिया। आया की अनोइंग पार्टी लीडर आखिरकार अपने पैरों पर खड़ी होती है, पूरी गुस्से में लग रही थी। वह समझ जाती है कि रे काफी स्ट्रांग है, लेकिन उसकी लालच उसे मॉन्स्टर को मारने के इनाम की चाहत दिलाती है। वह उसके पास चलती है, उसे कहती है कि मैनस्टोन उसे दे दे क्योंकि उन्होंने डंजन कॉन्कर करने के लिए अप्लाई किया था। आया यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसे अनोइंग लेडी को याद दिलाना पड़ता है कि रे ने अभी उनकी जान बचाई है। रे यहाँ तक कि लेडी को कहता है कि उसे मैनस्टोन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बदले में रे लेडी को कहता है कि वह आया को अपनी पार्टी में चाहता है। इससे पार्टी लीडर और खुद आया भी शॉक्ड हो जाती है। रे फिर आया की तरफ मुड़ता है, कहता है कि वह भी अपना चॉइस बनाने के लिए फ्री है क्योंकि वह उस पर फोर्स नहीं कर रहा है। पार्टी लीडर यह सुनकर पागल जैसी हंसने लगती है और रे को कहती है कि वह इस डील से पूरी तरह सहमत है। वह आया के कंधे पर थपथपाती है, पूछती है कि क्या वह भी डील से ठीक है। आया हल्के से जवाब देती है कि वह डील में है और वह रे को कहती है कि वह अब उसकी देखभाल में है। पार्टी लीडर मैनस्टोन कलेक्ट करती है और जैसे ही वह चलती है वह इस बारे में बात करती है कि उसने एक बेकार पार्टी मेंबर को एक्सचेंज करके एक अच्छी डील कैसे कर ली। उसे नहीं पता, लेकिन रे को पता है आया असल में खास है। पार्टी के जाने के बाद आया दोबारा रे को बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और रे उसे उसकी पार्टी छुड़वाने के लिए सॉरी कहता है। आया दूसरी तरफ अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचती क्योंकि उसे लगता है कि वह रे को नीचे ही खींचेगी। रे फिर उसे कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह स्ट्रांग हो जाएगी और उन लोगों से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी जिन्होंने उसे छोड़ दिया था। आया यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वह खुद को ऐसा नहीं देखती जो स्ट्रांग हो जाएगी। रे फिर उसे कहता है कि उसने हेडक्वार्टर्स में उसकी अपने फॉर्मर पार्टी मेंबर्स के साथ बातचीत सुनी थी, लेकिन वह उसे यकीन दिलाता है कि यह जानबूझकर नहीं था। जो कुछ उसने सुना, रे आया को कहता है कि वह उसकी सपोर्ट बन सकता है। आया यह सुनकर रिलीव्ड हो जाती है और वह रे को कहती है कि वह उसकी देखभाल में रहने को तैयार है। रे मुस्कुराता है, रियलाइज करता है कि उसने सक्सेसफुली गोल्ड बैक कर लिया है। अगले दिन रे और आया एक बी रैंक डंजन को कॉन्कर करने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। आया पूछती है कि क्या वह डंजन कॉन्कर करने के बाद ए रैंक एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे और रे हाँ कहता है। इसके अलावा रे उसे बताता है कि डंजन के अंदर कुछ ऐसा है जो उसे और स्ट्रांग बनाएगा। इससे आया क्यूरियस हो जाती है क्योंकि वह जानती है कि स्ट्रांग होने से उसे अपनी बहन के मेडिकल बिल्स भरने के लिए और पैसे कमाने में मदद मिलेगी। इस पर एक्साइटेड होकर आया रे को दिखाती है कि वह डंजन में जाने के लिए कितनी हाइप्ड है। दोनों बी रैंक डंजन में कदम रखते हैं जो एक क्रिस्टल केव है। सबसे पहले जो मॉन्स्टर्स उन्हें मिलते हैं वो ब्लैक वुल्व्स हैं और ये आया को डरा देता है, लेकिन रे उसे पीछे रहने को कहता है जबकि वह मॉन्स्टर्स का ख्याल रखता है।
रे मॉन्स्टर्स की तरफ भागता है और उन तक पहुंचने से पहले एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है। अपनी तलवार के साथ वह मॉन्स्टर्स को टिश्यू की तरह काट देता है। वह उन्हें एक के बाद एक काट देता है। आया को शॉक्ड करता हुआ जो पीछे से देख रही थी। वह रे की ताकत देखकर हैरत में है क्योंकि उसकी ताकत उसकी फॉर्मर पार्टी मेंबर्स की ताकत से कंपेयर नहीं की जा सकती, भले ही वह स्ट्रांग थे। रे फिर आया को बिल्कुल वहां ले जाता है जहां वह उन्हें ले जाना चाहता है, उसे यकीन दिलाते हुए कि वह उसकी सपोर्ट करेगा। वह उसे प्लान फॉलो करने के लिए कहता है और आया मॉन्स्टर्स की तरफ चलती है उन्हें हराने की कोशिश में, ताकि वह बहुत तेज लेवल अप हो सके। भले ही वह सिर्फ सिंपल अटैक्स ही इस्तेमाल कर सकती है, वह मॉन्स्टर्स के खिलाफ अपना बेस्ट ट्राई करने को तैयार है। आया अपनी फायरबॉल्स कॉन्जर करती है अपने पास दौड़ते हुए छोटे मॉन्स्टर्स के लिए तैयारी में। इसी बीच रे पीछे खड़ा देख रहा है क्योंकि उसने आया के लिए एक परफेक्ट टेस्ट सेट किया है ताकि वह अपना असल हथियार पहचान सके। जबकि आया छोटे मॉन्स्टर से डील कर रही है, पीछे से एक बड़ा मॉन्स्टर दिखता है, लेकिन रे उसे डील करने के लिए तैयार है क्योंकि वह इस मूड में नहीं है कि कोई भी आया के साथ जो हो रहा है उसमें गड़बड़ करे। आया मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब रहती है, लेकिन वह कितना भी करे वह बस आते रहते हैं जैसे उनके पास इन्फिनिट रिस्पॉन कार्ड्स हों। उसे अपनी लेफ्ट आर्म पे कार्ड भी लगती है चीजें और बुरी बनाने के लिए, क्योंकि उसका माना खत्म हो जाएगा अगर उसने अनोइंग मॉन्स्टर्स से निपटने का कोई तरीका नहीं ढूंढा। आया अपनी जिंदगी कितनी मुश्किल है इसके बारे में सोच रही है। जब वह ऊपर देखती है तो रे कई टफर मॉन्स्टर्स से लड़ रहा है ताकि उसके लिए चीजें आसान कर सके। यही वह समय है जब उसे आखिरकार एहसास होता है कि उसे शिकायत करना बंद करना होगा और एक्शन लेना होगा। आया रे के लिए जो स्टैंडर्ड सेट कर रहा है उन्हें पूरा करने के लिए तैयार है, और वह अपनी इमोशंस का इस्तेमाल करके एक फायरबॉल कंजर करती है। वो फायरबॉल मॉन्स्टर्स पे फेंकती है और उसके पीछे की इमोशंस की वजह से फायरबॉल इतनी बड़ी हो जाती है कि वह मॉन्स्टर्स को चिप्स की तरह कंज्यूम कर लेती है। आया शॉक्ड है जब उसे एहसास होता है कि उसकी फायरबॉल बड़ी हो रही है, लेकिन उसका माना खत्म नहीं हो रहा। रे दूसरी तरफ खुश है कि आया आखिरकार अपनी पावर्स को कंट्रोल कर रही है, क्योंकि वह असल में एंड्योरेंस की लड़ाई के लिए सूटेबल है। बेसिकली उसका माना पूल उसका सबसे बड़ा हथियार है और उसने अभी उसे डिस्कवर किया है। आया हैरत में रह जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसने एक स्किल अनलॉक कर ली है, ब्लास्ट फर्नेस। कुछ देर बाद दोनों बॉस के रूम में पहुंचते हैं जहां एक लेवल 52 का बड़ा स्लाइम रहता है। जैसे ही रे स्लाइम की तरफ चार्ज करता है, वह आया को कहता है कि अपनी नई स्किल स्लाइम के खिलाफ इस्तेमाल करे। आया ऑर्डर को मानती है और अपनी ब्लास्ट फर्नेस छोड़ देती है। एक जबरदस्त फायर पावर रिलीज करती है जो उसे शॉक्ड करती है। वह यकीन नहीं कर पाती कि वह ऐसी खौफनाक पावर के केपेबल है। दूसरी तरफ रे जानता है कि वह क्या कर सकती है, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस एक स्किल है जो उसकी स्किल की फायर पावर को बढ़ाती है, लेकिन हाई माना कॉस्ट पर। यह बेसिकली उसके स्किल सेट के साथ जाता है। लेकिन अचानक रे को एहसास होता है कि वह जो फायर पावर देख रहा है वह उसकी सोच से भी ज्यादा है। आया की फायर पावर पूरे रूम को घेर लेती है, उसे लाल कर देती है और वह आखिरकार स्लाइम को वाइप आउट कर देती है। बॉस के हराने के बाद रे उसके पास आता है, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। आया शुरू में घबराई हुई है, लेकिन वह खुद को संभालती है और हंसने लगती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी अमेजिंग पावर के केपेबल है। लेकिन वह रे की तारीफ करने में एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती, क्योंकि उसी की वजह से उसने अपनी पोटेंशियल डिस्कवर की। बी रैंक डंजन कॉन्कर करने के बाद दोनों सरफेस पर लौटते हैं और वह मेंशन करती है कि उन्होंने वह कंडीशन पूरी कर ली है जो उन्हें ए रैंक एग्जाम में पार्टिसिपेट करने की परमिशन देती है, मतलब जो बचा है वह एग्जाम देना है। रे उस पर मुस्कुराता है इस बात को कंफर्म करते हुए, लेकिन अंदर ही अंदर वह एग्जाम देने और पास करने के लिए बेचैन है, क्योंकि यह जरूरी है। ए रैंक एग्जामिनेशन के दिन दोनों एसोसिएशन जाते हैं और हिनाता उन्हें बताती है कि उन्हें अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को मेजर करना होगा और मॉक बैटल के लिए किसी के साथ पेयर किया जाएगा। रे एग्जाम देने और पास करने के लिए तैयार है ताकि वह अपने अगले प्लान के लिए आखिरकार ए रैंक मेज बन सके। आया भी एक्साइटेड है और वह रे को भी अपना बेस्ट देने के लिए कहती है। तभी उन्हें फॉर्मर पार्टी मेंबर्स मिलते हैं और अनोइंग लीडर हिसोयामा। वह उसका मजाक उड़ाते हैं एग्जाम देने की कोशिश करने के लिए, लेकिन रे आया का बचाव करने के लिए आगे आता है। पार्टी मेंबर्स को कहता है कि आया उन जैसे डरपोकों से नहीं हारेगी। हिसोयामा हंसी उड़ाती है और फिर रे का मजाक उड़ाती है, कहती है कि उसके पास आया जैसी बेकार की जगह बेहतर पार्टी मेंबर्स हैं। तभी वह पार्टी मेंबर दूर से दिखाई देती है और वह एक लड़की निकलती है, आओनो यूरी। इससे रे तुरंत चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसने यह नाम अपनी पास्ट लाइफ में सुना है। लगता है यूरी इतनी पावरफुल थी कि उसने एक बार एक बहुत डेंजरस डंजन को बिना ज्यादा स्ट्रेस के अकेला ही कॉन्कर कर लिया था। इसके बाद ही वह सच में फेमस हो गई थी।
और करंट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए रे आसानी से समझ जाता है कि यूरी शायद पहले ही ए रैंक मेज के आसपास है। यूरी फिर रे के पास आती है, कहती है कि वह किसी ऐसे इंसान की तरह लगता है जो काफी इंटरेस्टिंग है। इससे रे कॉट ऑफ गार्ड हो जाता है, उसे यूरी को अजीब तरीके से घूरने पर मजबूर करता है। आया रे के बिहेव से चिंतित है और वह उसका नाम बुलाती है। उसके नाम के जिक्र से यूरी को तुरंत पता चल जाता है कि वह कौन है, क्योंकि वह समझ पाती है कि वह काई का बड़ा भाई है। इसके अलावा उसने सुना है कि काई उसे हार गया, और यह खबर रे को शॉक्ड करती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके कारनामे मेजेस में इतने दूर तक फैल गए हैं। आया दूसरी तरफ पूरी तरह शॉक्ड है कि रे ने काई को हराया और उसे पूछने पर मजबूर होती है कि क्या यह सच है। यूरी फिर रे की तरफ मुड़ती है, उसे कहती है कि वह भले ही इम्प्रेसिव हो लेकिन उसके पास उसके खिलाफ कोई चांस नहीं है। यूरी मेंशन करती है कि पर्पल किंग काई उसे कमजोर है। कुछ देर बाद मेजर्स ट्रेनिंग सेंटर पर इकट्ठे होते हैं अपनी कॉम्बैट स्किल्स को एसोसिएशन द्वारा दिए गए आर्टिफिशियल गोलम के खिलाफ ट्राई करने के लिए। लगता है गोलम एक स्पेशल रॉक से ढका हुआ है जो नॉर्मल रॉक से ज्यादा हार्ड है, और मेजर्स को उसके खिलाफ अपना बेस्ट देने के लिए कहा जाता है। रे पहला इंसान है जिसे गोलम के खिलाफ अपनी स्ट्रेंथ ट्राई करने के लिए बुलाया जाता है। वह गोलम के सामने खड़ा होता है और एक फायरबॉल कंजर करता है, लेकिन मेजर्स की मौजूदगी उस पर हंसने लगती है कि वह मेटल एलिमेंट गोलम के खिलाफ फायर एलिमेंट इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वह गोलम की तरफ लपकता है, रे काफी श्योर है कि फायर एलिमेंट गोलम के खिलाफ पूरी तरह से बेकार होगा, लेकिन इससे पहले कि वह गोलम तक पहुंचे वह फायर अटैक को आइस शार्ट के साथ कंबाइन करता है फायर लांस बनाने के लिए। रे फायर लांस गोलम पर शूट करता है और वह गोलम का सर तोड़ देता है, अपने पीछे धुआं छोड़ते हुए। सुपरवाइजर गोलम को चेक करता है और जैसे ही उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता वह कंफर्म करता है कि गोलम को हरा दिया गया है। वह मेजर्स जो पहले रे का मजाक उड़ा रहे थे हैरानी में मरमरिंग करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रे गोलम को एक ही वार में मार देगा। यूरी दूसरी तरफ रे के तरीके से इम्प्रेस्ड है कि उसने दो एलिमेंट्स को एक साथ मिलाकर और भी पावरफुल एलिमेंट बनाया। रे मुस्कुराता है क्योंकि वह ऑब्वियसली प्राउड है कि उसने पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। आया के लिए वह माना पूल मेजरमेंट टेस्ट से गुजरती है और उसे एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए अपने हाथों से एक क्रिस्टल बॉल पकड़ने की जरूरत है। जैसे ही वह क्रिस्टल बॉल को छूने वाली होती है उसके फॉर्मर पार्टी मेंबर्स पहले ही उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। कहते हैं कि उसे शर्म आनी चाहिए कि वह एग्जाम देने आई है, लेकिन रूम में हर कोई हैरान रह जाता है जब डिवाइस उसकी जबरदस्त फायर पावर दिखाती है। इसोयामा यकीन नहीं कर पाती और वह अस्यूम करती है कि आया जरूर चीटिंग कर रही है। एक बार जब वो दूसरी प्रीरिक्विजिट्स पूरी कर लेते हैं, एग्जामिनर मेजर्स को कहता है कि मॉक बैटल्स लिस्ट में आखिरी चीज है। मॉक बैटल के पहले मैच के लिए आया को उसकी नेमेसिस इसोयामा के खिलाफ रखा जाता है। आया शांत रहती है जब वह लड़की से लड़ने वाली होती है, लेकिन इसोयामा आया से लड़ने के लिए बेचैन है ताकि वह उसे उसकी असल रूप में एक्सपोज कर सके। लड़ाई शुरू होती है और इसोयामा आया पर कई आइस नीडल्स लॉन्च करती है, लेकिन वह सब कुछ आसानी से एक जायंट फायरबॉल से तोड़ देती है जो आइस के टुकड़े हर जगह उड़ा देती है, लगभग कास्टर को ही अंधा कर देती है। आइसोयामा शॉक्ड है जब वह यह देखती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि आया के पास ऐसी जबरदस्त फायर पावर स्किल होगी। इसोयामा हैरान है लेकिन आया ने अभी तक शुरू भी नहीं किया। आया एक और फायरबॉल बनाती है और वह इसोयामा पर फेंकती है। इसोयामा फायरबॉल के पीछे की खौफनाक पावर को महसूस करती है और तुरंत माना बैरियर लगाती है, उम्मीद करती है कि यह उसे बचाएगी। अटैक के लगने से पहले वह पहले ही आया का मजाक उड़ा रही होती है बेवकूफ होने के लिए, क्योंकि उसका अटैक प्लान काफी सिंपल है। वह आया के अटैक को ब्लॉक करने का प्लान करती है इससे पहले कि वह एक काउंटर अटैक लॉन्च करके उसे हरा दे। अचानक उसे कुछ अजीब रियलाइज होता है और यह है कि आया का अटैक जल्दी रुकने वाला नहीं है। आया इसोयामा और उसकी माना बैरियर पर फायरबॉल्स की सीरीज लॉन्च करती रहती है और कंसेक्यूटिव अटैक्स की वजह से माना बैरियर टूट जाती है, उसके पीछे आइसोयामा का डर एक्सपोज करते हुए। इसोयामा अपनी यूजुअल कावर्डिस मूव की तरफ मुड़ती है, लेकिन जैसे ही वह भागती है उसे आया के फायरबॉल अटैक से निकलने वाले रबल्स में से एक लग जाता है। इसोयामा के सर के पीछे लगती है और जैसे ही वह जमीन पर गिर जाती है उसकी हस्ती का हर हिस्सा इस बात पर यकीन करने से इनकार करता है कि आया ने स्ट्रेंथ में उसे पीछे छोड़ दिया है। वह जमीन पर गिर जाती है और एग्जामिनर लड़ाई रोक देता है, आया को विनर घोषित करता है। आया का चेहरा एक्साइटमेंट से रोशन हो जाता है और जैसे ही वह स्टैंड्स पर वापस आती है रे उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। आया मुस्कुराती है, कहती है कि वह यकीन नहीं कर पाती कि वह जीत गई, लेकिन वह रे को यूरी के खिलाफ उसकी लड़ाई में गुड लक विश करती है। यूरी शांत रहती है जब वह रे को लड़ाई के लिए अरीना में कदम रखने को कहती है,
जैसे ही वह रिंग में कदम रखते हैं, यूरी रे से पूछती है कि क्या कोई खास वजह है जिसकी वजह से वह एग्जामिनेशन दे रहा है। रे चुप रहता है और यूरी कहती है कि वह देख सकती है कि वह दूसरे पार्टिसिपेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा तैयार है। रे फिर जवाब देता है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो उसे हर हाल में करना है। यही वजह है कि वह यूरी को उसे रोकने की परमिशन नहीं दे सकता। यूरी यह सुनकर मुस्कुराती है और वह एक जबरदस्त ऑरा छोड़ती है। रे को याद दिलाती है कि वह काफी स्ट्रांग है। रे उसे यकीन दिलाता है कि वह इस बात से अवेयर है, लेकिन वह कॉन्फिडेंट है कि वह जीत जाएगा। यूरी उसके कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस्ड है और बातों को एक तरफ रखने के लिए वह सजेस्ट करती है कि वह लड़ाई करें। यूरी पहले अटैक्स शुरू करती है और वह रे पर माना ब्लेड्स की सीरीज लॉन्च करती है। रे अपनी तलवार निकालता है ब्लेड्स को ब्लॉक करने की कोशिश करने के लिए, लेकिन वह स्ट्रगल करता है। लगता है यूरी माना कन्वर्जन नाम की स्किल इस्तेमाल करती है जो यूजर को अपना माना फ्रीली मैनिपुलेट करने देती है। तभी यूरी रे को एक सरप्राइज पावरफुल और जबरदस्त अटैक से हैरान करती है जो उसे लगभग कुचल देता है, लेकिन वह समय पर रास्ते से हटने में कामयाब रहता है। यूरी शैतानी तरीके से मुस्कुराती है, कहती है कि रे लकी है कि उसने अटैक को डॉज कर लिया। लेकिन यूरी डिफेंसिव पर रहने से थक चुकी है और वह ऑफेंसिव पर जाने का डिसाइड करता है। वह उसकी तरफ भागता है, लेकिन यूरी उसे इतनी आसानी से उस तक पहुंचने की परमिशन नहीं देगी। वह उस पर कुछ लॉन्ग रेंज अटैक्स फेंकती है, लेकिन वह उन्हें अपनी माना बैरियर से ब्लॉक करता है। रे फिर उसकी तरफ लपकता है और वह अपनी तलवार बहुत जोर से घुमाता है सर काटने की कोशिश में उसकी, लेकिन वह पीछे कूद जाती है जबकि वह अभी भी हवा में है। रे उसे अपनी फायर लांस से खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी माना कन्वर्जन स्किल का इस्तेमाल करके खुद को बचाने के लिए एक शील्ड बनाती है। उसकी शील्ड रे के पावरफुल लांस अटैक के खिलाफ रोक पाती है, लेकिन वह मानती है कि उसने अपना बेस्ट ट्राई किया। रे दूसरी तरफ चिंतित है क्योंकि उसकी डिफेंस पूरी तरह से फ्लॉलेस लगती है। बिना शक के रे देख सकता है कि वह बिल्कुल स्ट्रांग है। यूरी फिर अगला मूव करती है। रे पर कई लॉन्ग रेंज बीम्स लॉन्च करती है। उसे अरीना में इधर उधर भागने पर मजबूर करती है डॉज करने की कोशिश में। रे मानता है कि यूरी के अटैक्स ट्रबलसम है और यूरी दूसरी तरफ उसका मजाक उड़ाती है, कहती है कि उसके पास कोई चांस नहीं है अगर वह सोचता है कि वह इधर उधर भाग कर जीत सकता है। रे फिर उसकी तरफ मुड़ता है और वह उस पर अपने अटैक्स लॉक करती है, मानती है कि उसके लिए सब खत्म हो गया है। लेकिन रे ने कुछ और प्लान किया है। जैसे ही अटैक्स उसे लगने वाले होते हैं, रे उस पर अटैक करने वाला होता है। वह अपनी फिजिकल एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है और यूरी जो कुछ भी उस पर फेंकती है उसे काट देता है, उसे शॉक्ड करता हुआ। लेकिन वह रे से अभी तक खत्म नहीं हुई है। यूरी मानती है कि यह पहली बार है जब उसने किसी को 3 कलर्स इस्तेमाल करते देखा है, लेकिन वह उसे शॉक्ड करती है, कहती है कि वह भी बॉडी एनहांसमेंट इस्तेमाल कर सकती है। वह स्किल एक्टिवेट करती है और फिर अपनी प्राइमरी स्किल का इस्तेमाल करके एक साइथ कंजर करती है। अचानक वह रे के बिल्कुल सामने से गायब हो जाती है और जब तक वह दोबारा दिखती है वह उसके पीछे है। रे लगभग अपना सर खो देता है, लेकिन सही समय पर मुड़ने में कामयाब रहता है अटैक को ब्लॉक करने के लिए। रे जबरदस्त अटैक से पीछे फेंक दिया जाता है और यूरी कितनी तेज है इससे। रे जल्दी ही खुद को दोबारा डिफेंसिव पर पाता है जैसे यूरी उसका शिकार करती है। वह लड़की के पास जो जबरदस्त पावर है उस पर यकीन नहीं कर पाते और इस वजह से वह एक्सट्रीम्स पर जाने का डिसाइड करता है। वह यूरी को करीब आने देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन यूरी इस पर उसका मजाक उड़ाती है, मानती है कि इसमें कुछ खास नहीं है। अचानक उसे एहसास होता है कि उसके साथ कुछ गलत है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, रे ने उसकी बॉडी एनहांसमेंट स्किल चुरा ली है। वह लड़खड़ाती हुई पीछे हटने लगती है, इस एहसास के साथ कि उसकी पावर उसे छोड़ रही है। खुद का बचाव करने का कोई तरीका ना होने के साथ रे को एक परफेक्ट ओपनिंग मिलती है एक परफेक्ट हिट लगाने के लिए, सीधा उसकी छाती में। यूरी दर्द से खांसती है जब वह जमीन पर गिरती है। वह यकीन नहीं कर पाती कि रे असल में अपनी असली पावर को इतने समय तक छुपा रहा था। यूरी के जमीन पर होने और लड़ने में असमर्थ होने के साथ रे को ड्यूअल का विनर घोषित किया जाता है। बाद में यूरी हॉस्पिटल में जगती है। रे और आया को अपने पास खड़ा देखती है। दोनों उसे वापस जिंदा देखकर खुश हैं और वह मानती है कि वह पूरी तरह से लड़ाई हार गई। वह रे को कहती है कि उसने उसे इतना स्ट्रांग होने की एक्सपेक्ट नहीं की थी। यूरी फिर उसे पूछती है कि वह उसे मिलने क्यों आया है। एक विनम्र आवाज और पोज के साथ रे अपना सर झुकाता है। यूरी से पूछता है कि क्या वह उसकी पार्टी ज्वाइन करेगी। यूरी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और रे उसे बताता है कि लड़ाई को दोबारा असेस करने के बाद उसे भी ए रैंक पर प्रमोट कर दिया गया है। रे मानता है कि उन्हें यूरी की जरूरत है अगर उन्हें मुश्किल डंजन्स कॉन्कर करने का मौका चाहिए। रे अभी भी बात कर रहा होता है जब यूरी उसे जोर से हंसकर बीच में टोक देती है, कहती है कि वह सच में एक इंटरेस्टिंग फेलो है।
यूरी चीजें और आगे नहीं बढ़ाती और वह रे को कहती है कि उसे उसकी लीड फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रे यह सुनकर खुश है और दोनों डील सील करने के लिए हाथ मिलाते हैं। अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है, रे को पूरी तरह से चिंतित करते हुए। वह सोचता है कि क्या हो सकता है और उसे नहीं पता। क्रोनोस असल में जहां वह कैद है वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और उसे बस थोड़ी और ताकत चाहिए इसे पूरा करने के लिए। जब हिलना बंद हुआ, रे को याद आया कि उसकी पास्ट लाइफ में ऐसे कई अर्थक्वेक्स हुए थे, इससे पहले कि आइकबुकुरो डंजन बाद में कोलैप्स हो जाए। रे समझ जाता है कि वह डंजन ब्रेक के लिए टाइम लिमिट तक पहुंच रहे हैं। भले ही डंजन काफी मुश्किल है, रे को नहीं लगता कि उनके पास इस समय कोई चॉइस है। तभी वह दो लड़कियों को डंजन कॉन्कर करने का अपना प्लान बताता है और ये उन्हें बहुत डरा देता है। वह उसे याद दिलाते हैं कि डंजन रीजन का सबसे मुश्किल है, जो उन तीनों के लिए और भी खतरनाक है। यूरी फिर उसे पूछती है कि क्या वह सजेस्ट कर रहा है कि वह डंजन कॉन्कर करें क्योंकि अर्थक्वेक हुआ, और रे कन्फेस करता है कि उसे इसके बारे में बुरा एहसास हो रहा है। रे कहता है कि एबनॉर्मल मॉन्स्टर्स के बारे में कई रिपोर्ट्स हैं और वह मानना चाहता है कि ये कुछ और ज्यादा खतरनाक चीज की प्री रिक्विजिट है। यूरी को रे जो कुछ भी कहता है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जब तक वह उसकी नीड फॉलो करती है। ये रियलाइज करते हुए कि यूरी साथ है, आया भी रे को अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाती है। रे ये सुनकर खुश है और वह उन्हें सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहता है। अगले दिन रे और उसकी पार्टी एक रिक्वेस्ट सबमिट करती है हिनाता को इकेबुकुरो डंजन कॉन्कर करने के लिए। उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है और ट्रियो डंजन एंट्रेंस की तरफ जाता है। जितनी पागल वह है, यूरी डंजन में जाने के लिए सुपर एक्साइटेड है। आया मेंशन करती है कि बेहतर होता अगर उनके पास मदद के लिए काफी लोग होते, लेकिन रे कहता है कि यह इम्पॉसिबल है क्योंकि एसोसिएशन ए रैंक मेजर्स की संख्या को डिप्लॉय करने में लिमिटेड है। वह फिर कहता है कि अच्छा होता अगर ओइकावा नाम का कोई इंसान उनके साथ होता। रिग्रेशन से पहले ओइकावा जापान के बेस्ट में से एक के रूप में जाना जाता था। रे को डर है कि अगर डंजन ब्रेक होता है तो क्रोनोस दोबारा दिखेगा और वह यह इंश्योर करने के लिए दृढ़ है कि ऐसा ना हो। एंटर करने से पहले लड़कियां रे को फॉर्मेलिटीज छोड़ने और उन्हें उनके रेगुलर नाम से बुलाने के लिए कहती है और टाइम वेस्ट ना करने के लिए वह इस पर सहमत हो जाता है और ट्रियो इसके बाद डंजन में कदम रखता है। एंटर करते ही सबसे पहला मॉन्स्टर जो उन्हें मिलता है वह एक लेवल 71 स्कल डीमन है। रे ये देखकर शॉक्ड है क्योंकि ये मॉन्स्टर दूसरे लो लेवल डंजन्स में बॉस होता है, लेकिन ये यहाँ डंजन के एंट्रेंस पर ही दिख रहा है। बिना डर के ट्रियो स्कल डीमन की तरफ चार्ज करता है और वह तुरंत माना बैरियर लगाता है। रे समझ जाता है कि माना बैरियर को रास्ते से हटाना पहला काम है और वह बैरियर पर एक फायर लांस शूट करता है, लेकिन फायर लांस का एक वॉर बैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत कमजोर लगता है। आया और यूरी फिर अपने कंबाइंड एफर्ट्स से बैरियर को तोड़ देते हैं, रे को उसकी तरफ दौड़ने और उसे दो हिस्सों में काटने का मौका देते हुए। जैसा कि आमतौर पर होता है, स्कल डीमन को हराने से उन्हें एक बड़ा ग्रीन मैनर स्टोन मिलता है। रे लेडीज की तारीफ करता है बैरियर को तोड़ने में उनकी इम्पेकेबल टाइमिंग के लिए। यूरी फिर आखिरकार हिम्मत जुटाती है रे से पूछने के लिए कि वह इतनी सारी स्किल्स कैसे इस्तेमाल कर पाता है। रे 1 मिनट लेता है लेकिन वह आखिरकार जवाब देता है, रिवील करता है कि उसके पास स्किल ड्रेन नाम की एबिलिटी है। लड़कियां इस पर कंफ्यूज्ड हैं और रे एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ छूने से वह किसी और की स्किल चुरा सकता है। यूरी को आखिरकार एहसास होता है कि उनके ड्यूअल के दौरान क्या हुआ था, लेकिन रे यूरी को यकीन दिलाता है कि उसने उसकी स्किल पहले ही वापस कर दी है। आया दूसरी तरफ पूरी तरह से हैरान है क्योंकि उसने रे से ऐसी ओवर पावर्ड स्किल की एक्सपेक्ट नहीं की थी। वह आखिरकार रियलाइज करती है कि रे उन्हें डंजन में क्यों ले जाना चाहता था और वह कंक्लूड करती है कि जब तक रे उनके साथ है वह सेफ हैंड्स में है। आया ये भी डिटरमिन करती है कि वह टीम पर बोझ नहीं बनेगी। इसके साथ टीम डंजन में और गहरे आगे बढ़ती है और थोड़ी देर बाद वह बॉस के रूम में पहुंचते हैं। आया बताती है कि जमीन का हिलना और तेज हो रहा है। वह पूछने पर मजबूर होती है कि क्या उनमें सच में इतनी ताकत है कि वह बॉस मॉन्स्टर से टक्कर ले सकें। रे फिर आया को कहता है कि बॉस के रूम तक पहुंचने के रास्ते में उनका लेवल बढ़ गया है और इसके साथ उसे लगता है कि वह ये कर पाएंगे। आया मानती है कि रे अपनी एनालिसिस में सही है और वह टीम को खुद को प्रूव करने के लिए तैयार है कि वह कोई ड्रॉबैक नहीं है। अचानक पीछे से कुछ दिखता है और आया को पकड़ लेता है इससे पहले कि उनमें से कोई रिएक्ट कर पाए। वह पलट कर देखते हैं तो एक खौफनाक क्रीचर, एक लेवल 89 ग्रिम रीपर जो डंजन का बॉस है, दिखता है। रे आखिरकार शॉक्ड और टेरिफाइड है क्योंकि बॉस को अपने रूम से बाहर नहीं होना चाहिए। इससे उसके दिमाग में कई सवाल दौड़ते हैं, लेकिन सबसे मेन फोकस ये है कि वह गहरी मुश्किल में है। रे फिर यूरी को कहता है कि चीजें बुरी लग सकती हैं, लेकिन उनके पास आया को बचाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है।
रे आया पर चिल्लाता है कि वह ठीक है या नहीं। लगता है आया एक माना बैरियर कास्ट कर पाई थी खुद को कुचलने से रोकने के लिए। लेकिन उसी समय रे चिंतित है क्योंकि आया के पास भले ही बहुत माना हो लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। भले ही उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन अपनी अबिस फ्लेम इस्तेमाल करना है, वह नहीं कर सकता क्योंकि आया क्रॉसफायर में आ जाएगी। प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि उसे सिचुएशन से बाहर निकालने का तरीका ढूंढा जाए। रे फिर यूरी को कहता है कि वह टेंटिकल्स का ध्यान अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करेगा और वह उसे आया को बचाने का तरीका ढूंढने के लिए कहता है।